नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आयुन भारत बिहार झारखंड में। मैं आप सभी के साथ तान्या अधिकारी चर्चा करेंगे बिहार चुनाव पर। क्यूआर कोड अक्सर इसका इस्तेमाल हम और आप लोग लेन देन में, पेमेंट के लेन देन में करते हैं, लेकिन अब क्यूआर कोड को स्कैन कर कांग्रेस का टिकट भी मिल सकता है। जी हाँ, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का एक नया तरीका निकाल लिया है। पार्टी ने क्यूआर कोड जारी किया है जिसको स्कैन कर अब कोई भी चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। चलिए कांग्रेस के इस नए एक्सपेरिमेंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र और राजकुमार जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां लगी हुई है कि बस किसी तरीके से आम जो लोग हैं, आम जनता है जो बिहार की, उससे कनेक्ट किया जाए, किसी तरीके से पार्टी के लोग जो हैं वो जनता से अपना जुड़ाव कर सके। नीतीश कुमार उधर अलग से बैठकें कर रहे हैं, बैठकों का दौर जो है नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जाकर आम लोगों से जुड़ा जाए। और दूसरी तरफ आरजेडी भी जो है, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि लालू यादव के 15 साल के जो काम है उसको जनता तक पहुंचाया जाए। अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक क्यूआर कोड जारी किया है और पार्टी का ये कहना है कि इससे जो लोग हैं वो पार्टी से जुड़ सकेंगे। क्या लग रहा है आपको, कितना ये जो एक्सपेरिमेंट है या नया दाव है इस चुनाव के बीच में कांग्रेस का, कितना चलने वाला है? देखिए, क्यूआर कोड जैसा आपने कहा कि लेन देन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि लेन देन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, और उन्होंने ये प्रयोग किया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो आम लेन देन की जो चीजें हैं, यानी कि लेन देन के लिए जो क्यूआर कोड का इस्तेमाल हो रहा है, उसी को से अब वो टिकट देना चाह रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि ये एक स्टंट हो सकता है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो आरजेडी है, आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस पार्टी के साथ एक दिक्कत यह है कि उसकी पिछलग्गू है, यानी कि आरजेडी जो कहेगी वही उसको करना है। लेकिन जिस तरह से अभी वहां पर नेतृत्व बदला है, या कहें कि प्रदेश के प्रभारी को बदला गया है, कृष्णा अल्लावरू वहां पर आए हैं, और उसके बाद से एक नई धारा कांग्रेस में बहाने की कोशिश हो रही है। और उसी के तहत ये चीजें हो रही हैं कि अब क्यूआर कोड से लोगों को एक तरह से कहा जाए लुभाने के लिए, और ज्यादातर लोग सुनेंगे तो जिसको लगता है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, जिसको लगता है कि हमको जनता के बीच में जाना चाहिए, और कांग्रेस का टिकट चाहता है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, प्रदेश में 19 सीटें उसको मिली। और यही आरजेडी कह रही है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरे का कारण बन गया, कि क्योंकि बहुत थोड़ा सा अंतर था सरकार बनने और नहीं बनने में। और उनका यह कहना था कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कम रहा, इस वजह से हम हार गए, नहीं तो हमारी सरकार होती। और वैसे भी लगातार वो लोग कहते रहे कि ये पिछले दरवाजे की सरकार है, यानी चोर दरवाजे से सरकार आई है। तो ये भी है, क्योंकि सरकार हमारी बनने वाली थी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए ने बना ली, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर क्यूआर कोड जिस तरह से लाया गया है, चूंकि प्रचलित क्यूआर कोड है, और अब राजनीति में इसका प्रयोग ये पहली बार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है बिहार में। और जाहिर सी बात है, इसको जो लोग देखेंगे, जो लोग सुनेंगे, और जो लोग चाहते हैं वो इससे जुड़ना चाहेंगे। विशेष बात यह है, जब क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं तो इसमें होता क्या होता यह है कि इसमें 16 सवाल है। तो 16 सवालों में बड़ा इंटरेस्टिंग यह है कि अन्य सवाल जो सामान्य है कि आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हैं, ये सब चीजें सामान्य है। लेकिन उसमें पूछा गया है कि आपकी जो सोशल मीडिया है उस पर पहुंच कितनी है, आपने कितने जो कहे कि फॉलोअर बनाए हुए हैं, आपको अपना फॉलोअर बताना है, और आपके जो अन्य सोशल मीडिया अकाउंट है उनकी बारे में भी जानकारी देना। यानी पार्टी एक तरह से कहा जाए कि इस क्यूआर कोड के बहाने उन लोगों को खोज रही है जिनका सामाजिक आधार, मतलब सोशल मीडिया एक माना जाता है कि एक इन्फ्लुएंस करता है चुनाव को, तो वो खोज रही है कि किस तरह से हम लोगों के बीच में जाएं, उनको आपस में जोड़ें, और उनको हम जब जोड़ेंगे तब चीजें हमारी शायद आगे बढ़ेंगी। और ये जो राजेश राम है वो भी कह रहे हैं कि हम जो है लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, और उसी के लिए हमने ये किया है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है। लेकिन ये जो दाव कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और जो युवा है खास करके वो जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो क्या राजकुमार जी इस दाव से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा लाभ हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आजकल का जो युवा है, आजकल का जो यूथ है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। और पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना पकड़ बनाना चाहती है और किस तरीके से अपनी पार्टी की छवि और राहुल गांधी की छवि सुधारना चाहती है। तो क्या उसी तरीके का ये कदम कुछ दिख रहा है? अब मुझे तो लग रहा है, पता नहीं क्यूआर कोड से कितना फायदा होगा, लेकिन शैलेंद्र जी बेहतर बताएंगे। एक जमाने में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था और इसी सेवा दल की बदौलत पार्टी ने पूरे देश में राज किया। आज बिहार में, चूंकि बिहार की राजनीति बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं शैलेंद्र जी, तो ये बताएंगे कि भाई कहीं देखने को मिलते हैं सेवा दल के लोग कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस सेवा दल अब केवल नाम का है। जब उसका स्थापना दिवस होता है, जब कांग्रेस का स्थापना दिवस होता है तो लोग टोपी पहन के आते हैं, वही नेता होते हैं जो लगभग आमतौर पे आते रहते हैं। सेवा दल जैसी कोई अब बहुत विशेष चीज रह नहीं गई है। विशेष बात है कांग्रेस का समस्या क्या है? कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि जितने नेता हैं उतने उसके गुट हैं। क्योंकि कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया तो उसका अपना गुट हो गया, हट गया उसका अपना गुट हो गया, और इस तरह से पुरानी पार्टी है तो तमाम नेता हैं। और जब पार्टी का आला कमान यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी एक जमाने में जब आती थी तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही फिर गुटों में बंट जाते हैं। और यही वजह है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी पट्टी जिसको हम कहते हैं, कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है। भले ही अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन करे, भले ही लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करे, लेकिन उस गठबंधन में यही होता है कि जो अखिलेश यादव चाहते हैं वो होता है, जो लालू यादव चाहते हैं यानी अब तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत दिन नहीं हुआ, कांग्रेस कहती रह गई, लेकिन उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। पप्पू यादव के लिए टिकट चाह रहे थे, वहां पे बीमा भारती को लड़ा दिया पूर्णिया में, और तेजस्वी यादव कह के आए कि हमको टिकट देना है दो, और नहीं तो दूसरे को मत दो, एनडीए को दे दो। तब आप एनडीए को टिकट दे दोगे, पप्पू यादव को टिकट मत दो। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति इसलिए है कि सेवा दल कमजोर है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो राजनीतिक सोच है, जो थॉट है, थिंक टैंक होता है पॉलिटिकल, वो भी नहीं है। क्योंकि पिछले ही दिनों हमने देखा था, हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी किया था कि ये लोग राजनीतिक मुद्दे सोशल मीडिया से उठा रहे हैं, सरकारों को घेरने के लिए, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो सोशल मीडिया में भी तो तभी लोग जो जुड़ते हैं, आपको देखना, भीड़ आपको सुनने आती है, आपको देखना चाहती है, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है? नहीं, भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं रही है। भीड़ तो भीड़ है, भीड़ जुटाई जाती है। ये सब लोग जानते हैं, कटु सत्य है कि भीड़ कैसे जुटाई जाती है, वो राजनेता बेहतर रूप से बताएंगे। लेकिन भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं है। वोट का पैमाना, क्योंकि बिहार है और बिहार में जातीय समीकरण, ये वोट का पैमाना होते हैं। अब क्यूआर कोड जारी करके, जिस तरह से जारी किया है, राजेश राम ने क्यूआर कोड जारी किया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि हम जिस समाज से आते हैं, अब ये समाज समझ ली कांग्रेस का हाथ जुड़ गया। तो उनका कहना है कि हम पिछड़े समाज से आते हैं, हम अब ये कांग्रेस के साथ हो गया। वो मान के चल रहे हैं कि हम 22% पे हैं। तो सवाल ये है कि 22% क्या उनका साथ देंगे? और अगर 22% उनका साथ देंगे तो क्या वो उस स्थिति में है कि निगोशिएशन कर पाए? क्योंकि अभी जिस तरह से उन लोगों ने एक बयार बयाने की कोशिश की थी, एक हवा चलाने की कोशिश की थी, उनके प्रदेश प्रभारी जो थे वो लंबे समय तक तेजस्वी यादव से नहीं मिले, लालू प्रसाद यादव से नहीं मिले, आते रहे जाते रहे। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि राहुल गांधी वहां आए एक कार्यक्रम में, और उसके लिए उनको तेजस्वी यादव के यहाँ जाना पड़ा कि आप कार्यक्रम में आइए। लेकिन वो एक अलग बात है। बात यह है कि अब मीटिंगें हो रही, तेजस्वी यादव जो कमेटी बनी, जो समन्वय समिति है, उसके सर्वे सर्वा हैं, और वही समन्वय समिति तय करेगी कि आखिर इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उसके मुद्दे क्या हों, वो उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, वो किस तरह से चुनाव में लड़ने जाए। और जाहिर सी बात है, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वाम दल है, चाहे वीआईपी पार्टी है, वो सब ये कह रहे हैं कि
जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक किसके पास ज्यादा है? तेजस्वी यादव के पास ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्राइक रेट किसका सबसे अच्छा है? वाम दलों का अच्छा है। वाम दल और तेजस्वी यादव बिल्कुल आपस में वो हैं। तो ऐसे में अगर कोई अलग थलग पड़ेगा तो क्या होगा? और उधर मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी उनकी है, वो ये कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तो आप सोचिए, वैकेंसी सब लोग अपने हिसाब से भले। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि हम नेता तब तय करेंगे जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी स्थिति है। लेकिन इसके बीच में यही है, सत्य यही है कि जो आरजेडी चाहेगी वही होगा। क्योंकि अभी तो थोड़ी सी बात होती है, लेकिन इससे पहले की बात हम करें तो आरजेडी के नेता जो है प्रदेश कांग्रेस के लोगों को कोई संज्ञान में ही नहीं लेता है। कांग्रेस में भी मतभेद है। एक धड़ा ये मानता है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, भले मौका। कांग्रेस में लगभग ये स्थिति है। कांग्रेस में लगभग ये स्थिति है। जैसे देखिए, एक चीज है, कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस को चाहने वाले हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ाने वाले लोग, वो ये चाहते हैं कि राज्य में हम अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन सवाल ये है कि जब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, ये चाहे कांग्रेस के साथ ही समस्या नहीं, ये बीजेपी की भी साथ समस्या है। बीजेपी भी वहां चाहती थी, जो बीजेपी की स्टेट यूनिट थी, या कहें कि उसके जो नेता थे, वो आपस में चाहते थे कि हम अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चीजें होती, अब आप सोचिए अगर गठबंधन नहीं होता तो केंद्र में सरकार बनती? नहीं बनती। तो ऐसे ही स्थिति कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये सोचता है कि अगर हम साथ छोड़ देंगे, भले ही हमको 2 सीट मिल जाए, लेकिन जब बनाने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात समर्थन तो लेना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि देखा आपने, एक इत्तेफाक है कि 1989 ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। 1989 में विदा हुए, और इत्तेफाक देखिए कि 1989 में ही जनार्दन मिश्र बिहार में मुख्यमंत्री थे, और ये दोनों प्रदेशों में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे अब तक के दौर में। तो ये 35-36 साल हो गए मोटा मोटी दोनों प्रदेश में। पार्टी लगातार मतलब नीचे गिरती गई। इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव हम लोगों ने देखा, तो उसमें कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यूपी बिहार की राजनीति काफी हद तक एक जैसी है। तो क्या ये जो यूपी में जिस तरह से इन लोगों को संजीवनी मिली अखिलेश यादव के मदद से ही सही, तो क्या उस तरह से तेजस्वी यादव के मदद से कांग्रेस को बिहार में भी कुछ दिख रहा है इस बार कि कम से कम हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाए? देखिए, ये अभी इस चीज पर निर्भर करेगा कि आखिर होता क्या है। क्योंकि सरकार है, सरकार अभी एक योजना चला रही है, उसको महिला संवाद। तो महिला संवाद अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में। ये नीतीश कुमार की पहल है, और कहते हैं कि महिलाओं के लिए मैंने सबसे ज्यादा किया। अभी क्या है, पूरे देश में ये राजनीति ये चल रही है कि कौन कितना देता है। मुफ्त की रेवड़ी जिसकी बात होती थी पहले, अब वही चल रहा है। तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया है कि हम माता बहन सम्मान योजना लाएंगे, उसमें 2500 रुपए देंगे। तो ये एक ऐलान है। लेकिन अभी राज्य की सरकार है, वो राय शुमारी करवा रही है, महिलाओं को बैठा रही है, उनके साथ बात कर रही है, और उनके साथ एक संवाद स्थापित करके उनकी समस्याएं जान रही, उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यानी सरकारी काम पे अपना प्रचार हो रहा है। अगर मान लीजिए कि उसमें ये चीजें निकल कर सामने आती हैं और सरकार ने फैसला ले लिया कि हम पैसे दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा, चाहे बगल का राज्य झारखंड है, उसके बगल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, सब जगह इस योजना ने बड़ा काम किया है। और इसी को देखते हुए, लेकिन इसी योजना ने तो बड़ी दुर्गति की है कई प्रदेशों की। आप देखिए, तेलंगाना में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की हालत खराब है, महाराष्ट्र में बोला था कि 2500 रुपए देंगे, लेकिन 1500 ही दे रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि सरकार का एक बजट होता है, बजट से आगे जाएंगे कहाँ आप? वो तो एक, लेकिन लुभाने के लिए तो है ना। हाँ, और इसके बाद अभी देखिए, जो चुनाव हुआ था दिल्ली के चुनाव के बाद, ये चर्चा बहुत जोर शोर से हुई, दिल्ली में हो नहीं पाया कि मुफ्त की रेवड़ी वाला जो है सभी चुनावी पार्टियां इससे परहेज करें। ऐसा असंभव लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पे है, अभी जो दौर चल रहा है, जब तक जनता के अंदर से आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आपको याद होगा केजरीवाल यहाँ रहे, उनकी देन मानी जाती है।
ये फार्मूला जैसे यहाँ से उठकर अब सोचिए कि मध्य प्रदेश में लागू हुआ, मामा पंजाब में नहीं लागू हो पाया, वो पंजाब में भी नहीं लागू हो पाया, लेकिन यही फार्मूला जो है छत्तीसगढ़ में जाकर हिट हो गया। बीच चुनाव के बीच में बीजेपी पार्टी ने घोषणा की कि हम 1000 रुपए देंगे, और 1000 रुपए के उन्होंने फॉर्म भरवा ली। कांग्रेस ने भले ही जाके शिकायत की, काफी वहां पर इलेक्शन कमीशन में गए और सब कुछ हुआ, लेकिन महिलाओं में एक हो गया कि हमने फॉर्म भर दिया, हमको रुपए मिलेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल बन गई बीजेपी की सरकार। अब 1000 रुपए वो दे भी रहे। अब ये सवाल तो है कि आपकी एक बजट है किसी भी राज्य लेकिन का। बिहार जैसे गरीब राज्य में 15 साल लालू यादव वहां पे मुख्यमंत्री रहे, 20 साल नीतीश कुमार को हो गए, 35 साल हो गए इन दोनों पार्टियों के। ये लोग विकास 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 बाबू नाम रख दिया गया नीतीश कुमार जी का, विकास विकास करते रहे, और आज भी देखा जाए तो तरक्की के रास्ते में सबसे निचले पायदान पे बिहार है, और वहां की हालत खराब है। जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है शराब से जो सरकार को आमदनी होती थी वो भी बंद है। तो ऐसे में ये मुफ्त की रेवड़ी, जबकि सरकारी जरूरी खर्चे के लिए पैसे आप नहीं कमा पा रहे हैं, सरकार नहीं कमा पा रही है, तो ये मुफ्त की रेवड़ी के लिए जनता ये समझेगी? नहीं, जनता को समझना नहीं। देखिए, एक ने तो घोषणा कर दी, दूसरा इस स्थिति में हम दे सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी, सरकार की इच्छा शक्ति होती है ना, सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो वो देगी। अगर उसने देना शुरू कर दिया तो फिर कहां रह जाता। और दूसरी बात यह है कि शराब की बात हो, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए एक तरह से कहा जाए अपनी वसूलों के आदमी माने जाते हैं नीतीश कुमार। अब बिहार क्यों पिछड़ा है, इस पर एक बड़ी डिबेट की जरूरत है। लेकिन अगर कहा जाए ये कि वोट की पॉलिटिक्स होता है, वोट का विकास होता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। वोट के हिसाब से विकास होता है क्या नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार ये जानते हैं कि हमारा वोट कहां, वो उसी जगह विकास करते हैं। उनको संपूर्ण विकास से या संपूर्ण उससे कोई फायदा नहीं। आप सोचिए कि लोगों को कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान, यही होता है ना। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का आवास योजना छोड़ दिया जाए और इंदिरा आवास योजना छोड़ दिया जाए तो बिहार सरकार का कोई अपना वो नहीं। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। सब जगह पर जो प्राधिकरण बने हुए हैं लेकिन डिफंक्ट है, कोई काम नहीं है वहां पे। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं आपने रोड बना दिया, रोड पे बसें किसकी चल रही? सरकार से अनुबंधित बसें हैं या केंद्र सरकार ने भेजी वो बसें हैं, अपनी चीजें नहीं है, यानी ऑर्गेनाइज नहीं। फिर वही एक बार फिर जिक्र करना पड़ेगा, हालांकि ये एनडीए को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही फिर कांग्रेस जनार्दन मिश्र से पहले बिहार में सिल्क उद्योग था, दरभंगा था, बरौनी था, रिफाइनरी थी, सिंदरी था, जब बिहार अलग नहीं हुआ था तो उस समय स्थितियां काफी अच्छी थी, मतलब उद्योग धंधे ठीक ठाक थे। फिर अचानक से लालू यादव का शासन आ जाता है, फिर एक के बाद एक दुनिया भर की घोटाले, फिर पॉलिसी पैरालिसिस वाली स्थिति आ जाती है कि और फिर लगातार बिहार पिछड़ता जाता है। तो क्या इसको देख के लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां स्टेट राज्यों का विकास करने में नाकाम रही हैं? अगर मोटा मोटी देखा जाए पूरे देश में तो ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि या तो नेशनल पार्टी आज की डेट में दो ही बची हुई हैं, एक तो बीजेपी, एक कांग्रेस। तो विकास अगर करना है राज्य का तो या तो वही राष्ट्रीय पार्टी हो जिसको या तो केंद्र से भी मदद मिलती रहे, या फिर क्षेत्र में भी हो तो वो राष्ट्रीय पार्टी हो किसी स्टेट में, तभी जाके उस प्रदेश का भला हो सकता है। वरना क्षेत्रीय पार्टियों का कहीं एग्जाम्पल भी नहीं देखने को मिलता है। उड़ीसा में भले लंबे टाइम तक जो है नवीन पटनायक रहे, लेकिन उड़ीसा भी कुछ कर नहीं पाया। आप आंध्र में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, चाहे यूपी में देख लीजिए, मुलायम सिंह के बाद जो शुरू हुआ दौर, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये पिछले 8-10 साल से आप कह सकते हैं कि कुछ हो रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी वहां पे सरकार में है। नहीं, देखिए, आप जिस क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं दो और राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं, दोनों की स्थिति देखिए। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां बिहार में पिछलग्गू हैं।
शासन नीतीश कुमार कर रहे हैं, समर्थन कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। शासन अगर मान लीजिए आरजेडी कर रही थी, समर्थन कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो आप खुद ही समझिए कि स्थितियां क्या है। ऐसे में वो जो चाहेंगे, यानी कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे, या जब मान लीजिए लालू प्रसाद यादव सरकार आती, तेजस्वी यादव सरकार, वो जो चाहती वही होगा। तो ऐसे में वो विकास का मायने क्या समझते हैं, वो किस तरह से राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, वो किन चीजों को विकास मानते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, ये डिबेट का विषय है कि आखिर इतने दिन से बात हो रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, इतने दिन से बात हो रही है, लेकिन जब आप जान गए कि ये हो नहीं सकता, एक सरकार नहीं, दो सरकारों ने, यानी मनमोहन सिंह ने जब यहां पर थे केंद्र में तब भी वो प्रस्ताव ठुकराया गया, बीजेपी आई तब भी वो प्रस्ताव ठुकराया गया। लेकिन पॉलिटिक्स आप देखिए कि उसी के आसपास नीतीश कुमार कहते हैं कि हम इस मुद्दे को उठाते ही रहेंगे। आरजेडी क्या कहती है कि आप तो सरकार में हैं, डबल इंजन हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं ले पा रहे। आप सोचिए, दरअसल दोनों पार्टियों को यह पता है कि यह संभव नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो 7 चीजें पूरी करनी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें 5 बिहार पूरा नहीं करता। तो ये तो ऑटोमेटिक जो हमारे यहाँ नियम के मुताबिक है वो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वहां की सभी पार्टियां, और जिसे जो नहीं पक्ष में है विशेष राज्य का दर्जा देने के, जिसने बीजेपी ने भी इनकार किया, कांग्रेस ने भी किया, वो भी चुप्पे साधे हुए, वो भी मना नहीं कर रही है कि हम नहीं देंगे। तो ये किस तरह की है राजनीति? साफ तौर पे है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका बोलबाला है, और जिस तरह का कहें कि जिस तरह की बनावट है राज्य की, जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न है, तो उसमें बहुत बदलाव होना है, बहुत कुछ नहीं दिखता। कुछ जैसे हमने बात कही कि अभी जो माई बहन सम्मान योजना है, या कहें कि आधी आबादी को लेकर जो बात होती है, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि नीतीश कुमार जिस जगह से आते हैं वहां पर, मतलब जिस कास्ट से आते हैं उसके बहुत वोट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक वोट बनाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। तो आप सोचिए कि इन सब चीजों को देखते हुए तो बहुत परिवर्तन यहाँ होगा, बहुत चीजें बदलेंगी, ऐसा लगता नहीं है। और साफ तौर पे है कि इसी बीच में कांग्रेस को अपना इम्पैक्ट बनाना है, इसीलिए वो क्यूआर कोड लेके आ गई। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए। आखिरी में अब यही मुद्दा हम लोग भटक रहे थे, कांग्रेस। तो ये क्यूआर कोड कितना आपको लगता है कारगर होगा कांग्रेस की? नहीं, क्यूआर कोड बस ये है कि चर्चा तो दिलवाएगा ही। अगर मान लीजिए इसकी चर्चा होते हैं, वो कहा जाता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। जी, कुछ ना कुछ तो असर होगा ही, क्योंकि क्यूआर का जो कांग्रेस पार्टी ने एक नया कह लीजिए एक्सपेरिमेंट किया है बिहार चुनाव से पहले, ये कितना कारगर होता है, कितने जो आम जनता है उससे कांग्रेस पार्टी कनेक्ट होती है, इसका कितना फायदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता है, राहुल गांधी को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिहार चुनाव को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।